नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी शाह को लेकर कुछ बड़ा होने वाला है। कांग्रेस ने सांसदों को लिखा लेटर, हाजिरी अनिवार्य की। और मोदी ने शिवसेना टीएमसी के 45 बागी सांसदों से की मीटिंग, देने लगे तसल्ली, अटकी सांसें की। वहीं इलेक्शन कमिश्नर का ही नाम वोटर लिस्ट से गायब, खुल गई ज्ञानेश के एसआईआर की पोल की। और जेएनजी मीटिंग में भागवत ने जमकर लगाई मोदी की क्लास, क्यों भड़के अभिजीत प्रियंका की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी परिसीमन पर पहली बार बोले स्टालिन, विजय से होगी बात एनडीए में बढ़ी बेचैनी की। इसी के साथ आज दिन भर की सही बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी बोले कैप्टन मेरे फेवरेट बीजेपी लीडर। मुस्कुराते हुए अमरिंदर अंकल कहा, पूर्व सीएम बोले कांग्रेस में नहीं जाऊंगा मैं। झारखंड के प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में उतरी सीजेपी प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा रांची। सस्ती लोकप्रियता का जरिया, सुप्रीम कोर्ट में पूर्व जज यशवंत वर्मा पर एफआईआर की मांग वाला याचिका हुआ खारिज। असम बाढ़ पीड़ितों के 500 घर बनवाएंगे सलमान खान। एक्टर रणदीप हुड्डा भी राहत कार्य में लगे। भूमि पेडनेकर ने प्रभावित इलाकों में पहुंचकर बांटा सामान। भाजपा के पूर्व उत्तर महाराष्ट्र संयोजक विजय चौधरी हुए गिरफ्तार। महिलाओं पर विवादित टिप्पणी का है मामला। भारत मंडपम में एआई डेमो पर मचा बवाल। अभिजीत दीपके ने लगाया डेटा चुराने का आरोप। सरकार ने जवाब में जानिए क्या कहा। पीएम मोदी से दिल्ली में मिले सुखबीर सिंह बादल। पंजाब में दोबारा अकाली और बीजेपी गठजोड़ के मिल रहे संकेत। केजरीवाल बोले, ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। आप अंडों से डरती हैं। लोगों ने सीने पर गोलियां खाई थी, ऐसी ने महुआ मोइत्रा को लगाई फटकार। सीबीआई बोले नीट पेपर लीक साजिश महीनों पहले हुई। एनडीए एक्सपोर्ट पेपर तैयार करते समय सवाल याद कर लेते थे। मीडिया ने 2 महीने पहले ही कर दिया था खुलासा। रांची में ऐसा अध्यक्ष नेहा बोरा पर सिहाई फेंकी गई। परीक्षा धांधली के खिलाफ विधानसभा घेरने निकली थी। सीएम बोले, हम छात्रों से बातचीत को हैं तैयार। अमेरिका परमाणु नीति बदल रहा। रूस और चीन से जंग हुई तो छोटे एटम बम इस्तेमाल होंगे। न्यूक्लियर वेपन सिर्फ डराने के लिए नहीं। 40 साल बाद बोफोर्स केस होगा बंद। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी याचिका की खारिज। घोटाले के आरोप से राजीव गांधी 1989 का चुनाव हारे थे। जयंत चौधरी को बड़ा झटका। यूपी अध्यक्ष रामाशीष राय ने छोड़ी रालोद। जानिए क्या है अगला कदम। साल भर आदि कैलाश यात्रा चलाने की हो रही तैयारी। 550 नए होम स्टे तैयार। पीएम मोदी ने कहा, इतनी भीड़ आएगी कि संभालना होगा मुश्किल। डाबर के 100% प्योर दावे वाले प्रोडक्ट्स पर बैन टला। हाईकोर्ट बोली, सेफ्टी पर कोई सवाल नहीं, प्रोडक्ट्स की बिक्री जारी रहेगी। कावेरी जल विवाद को लेकर तमिलनाडु विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष हुआ आज आमने सामने। सीएम विजय बोले, राजनीति नहीं समाधान चाहिए। फेसबुक इंस्टाग्राम से युवाओं की मेंटल हेल्थ बिगड़ी। मेटा पर अमेरिकी कोर्ट ने 930 करोड़ रुपए का लगाया जुर्माना। युवाओं के इलाज पर 3,993 करोड़ होंगे खर्च। जेल में बंद अतीक के दोनों बेटे आएंगे बाहर। भाई के जनाजे में होंगे शामिल। पैरोल मिल चुकी है। आबान के मरने के सवाल पर भड़के डिप्टी सीएम। अमेरिका में पहली बार बर्थ टूरिज्म पर रोक। यहाँ पैदा हुए विदेशियों के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी। ट्रंप बोले, बर्थराइट सिटीजनशिप मजाक बनी। सेंसेक्स 456 अंक गिरकर 78,499 पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 65 अंक नीचे 24,571 पर आया। हालांकि बैंकिंग शेयरों में बिकवाली रही, ऑटो में तेजी। चले जानते हैं अब खबरें विस्तार से। संसद के मानसून सत्र में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। छात्र प्रदर्शनों पर पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर चंदा चोरी के गंभीर आरोपों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के बीच आज दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल उस वक्त तेज हो गई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अचानक स्पीकर ओम बिरला से मिलने उनके दफ्तर पहुंचे। दोनों के बीच 1 घंटे तक बंद कमरे में मैराथन बैठक हुई। वहीं राहुल गांधी ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद में जारी डेडलॉक को खत्म करने के लिए सरकार अब हर मुश्किल
संसद में जारी डेडलॉक को खत्म करने के लिए सरकार अब हर मुमकिन रास्ता तलाश रही है। गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बीच हुई इस 1 घंटे की मुलाकात को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि छात्रों पर हुई पुलिसिया कार्रवाई और राम मंदिर मुद्दे पर गृह मंत्री खुद सदन के भीतर आकर जवाब दें। उधर राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने अमित शाह सदन में आओ के जोरदार नारे लगाए। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने मोर्चा संभाला और लोकसभा में विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, अमित शाह सुबह से रात तक संसद में ही रहते हैं। अमित शाह का नाम सुनते ही तो आतंकी कांप उठते हैं। संसद में जारी संग्राम के बीच कांग्रेस ने अपने लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों के लिए 3 लाइन का कड़ा व्हिप जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त को अनिवार्य रूप से सदन में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों से भी 100% मौजूदगी सुनिश्चित करने की अपील की गई है। माना जा रहा है कि 10 से 12 अगस्त के बीच सरकार विवादास्पद FCRA संशोधन विधेयक और परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को सदन में चर्चा और पारित कराने के लिए ला सकती है। हालांकि संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने अगले हफ्ते के संभावित कामकाज पर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं की है। वहीं भारी हंगामे के बीच लोकसभा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास यानी MSME संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पास करा लिया गया, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब सोमवार 10 अगस्त को यह देखना दिलचस्प होगा कि व्हिप के बाद जब दोनों पक्ष आमने सामने होते हैं तो संसद का यह संग्राम क्या नया मोड़ लेता है। संसद के मानसून सत्र के बीच दिल्ली के सियासी गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एनडीए के 45 नए और बागी सांसदों के साथ एक अहम ब्रेकफास्ट मीटिंग की। इस बैठक में ममता बनर्जी की टीएमसी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बगावत कर एनडीए के साथ आए सांसद भी मौजूद थे। आखिर पीएम मोदी ने बागी सांसदों से क्या कहा और इस मुलाकात के पीछे सरकार का कौन सा बड़ा मिशन छिपा है, क्या है ये मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने विपक्षी खेमा छोड़कर आए बागी सांसदों का हौसला बढ़ाते हुए साफ कहा कि एनडीए एक परिवार है, हम अपने सभी सहयोगियों के साथ खड़े हैं और किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि पीएम ने साफ नहीं किया कि ये चिंता किस बात की है। क्या टीएमसी और शिवसेना के बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट से लगने वाले झटके की है? पीएम मोदी ने नए सांसदों को 5 मूल मंत्र दिए। संसद में पूरी तैयारी के साथ बहस करने, इतिहास पढ़ने, गरीबों किसानों से जुड़ने और अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए सीधे पीएमओ से संपर्क करने की सलाह दी। लेकिन इस चाय नाश्ते की टेबल के पीछे की असली कहानी संसद का नंबर गेम है। दरअसल 17 अप्रैल को महिला आरक्षण लागू करने और परिसीमन विधेयक से जुड़ा संविधान संशोधन बिल संसद में 2/3 बहुमत न होने की वजह से गिर गया था। तब पीएम मोदी ने कहा था कि हम हारे नहीं हैं, भविष्य में अवसर मिलेंगे। उसी दिन से बीजेपी के शीर्ष रणनीतिकारों ने संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जुटाने के लिए मिशन 360 की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। 2024 में एनडीए के पास 292 सीटें थीं। जून में टीएमसी के 20 बागी सांसदों और उद्धव गुट के 6 बागी सांसदों के एनडीए में शामिल होने से आंकड़ा 318 पहुंच गया है। 2/3 बहुमत पाने के लिए बीजेपी को अब केवल 42 वोटों की जरूरत लोकसभा में है। इसके अलावा राज्यसभा में 2/3 बहुमत के लिए सरकार अब महज 11 वोटों से पीछे है। खासकर पंजाब से आपके 7 और टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों के पाला बदलने के बाद अप्रैल से अब तक विपक्षी दलों के 37 से ज्यादा सांसद सत्ता पक्ष के समर्थन में आ चुके हैं। सूत्रों का मुताबिक 2/3 का जादुई आंकड़ा हासिल करने के लिए बीजेपी की अगली नजर डीएमके, एनसीपी और सपा के असंतुष्ट सांसदों पर है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के जेनजी और युवा आंदोलन पर आए एक बड़े बयान ने देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। मुंबई में 2000 छात्रों के साथ संवाद के दौरान भागवत ने युवाओं को अपनी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार और देशभक्त बताया और कहा कि जंतर मंतर पर आंदोलन इसीलिए हुआ क्योंकि बातचीत में कमी थी। भागवत के इस बयान के बाद जहां कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने तीखा हमला बोला, वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने भी तीखा तंज कसा है।
क्या है ये मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नीट पेपर लीक और जंतर मंतर पर 36 दिनों तक चले छात्र आंदोलन के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई के NMACC में IIMUN के 15वें वर्षगांठ समारोह के दौरान 11 से 19 साल के करीब 2000 जेनजी और जेन अल्फा छात्रों से 1 घंटे तक खुला संवाद किया। भागवत के भाषण की 5 सबसे बड़ी बातें रही। कहा कि आंदोलन तब होता है जब बातचीत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अगर सरकार ने पहले ही बात कर ली होती तो जंतर मंतर पर आंदोलन की जरूरत ही न पड़ती। उन्होंने कहा कि आज की जेनजी हमारी पीढ़ी से ज्यादा देशभक्त और ज्यादा ईमानदार है। अगर मुझे आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना हो तो मैं जेनजी पर करूंगा। भागवत ने साफ किया कि अगर युवा अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो वे राष्ट्र विरोधी या एंटी नेशनल नहीं हैं। वे हमारी अगली पीढ़ी हैं और लोकतंत्र में प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा कोई कॉमर्शियल बिजनेस नहीं है। उन्होंने कहा कि अखबारों में उपद्रवियों के शामिल होने की बात सामने आई है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि युवा बेवजह नहीं चिल्लाते, तकलीफ होती है तभी। अब इस पर नीट आंदोलन का नेतृत्व करने वाली कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर भागवत का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, टू whom it may concern, यानी जिन्हें समझना है समझ जाएं। उनका तंज उन बीजेपी नेताओं पर था जो आंदोलनकारी छात्रों को एंटी नेशनल बता रहे थे। संसद परिसर में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पलटवार करते हुए कहा, देश के युवाओं को मोहन भागवत जी से किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए। वहीं पहले आंदोलनकारी युवाओं को जनरेशन गटर कहने वाली बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने भागवत के बयान के बाद यू टर्न ले लिया और जेनजी को देश की संपत्ति और सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर बता दिया। इस प्रकार मोहन भागवत के इस बयान से न केवल सरकार की पिछली बातचीत में रही कमियों को उजागर कर दिया है, बल्कि आगामी छात्र राजनीति की दिशा भी तय कर दी है। उत्तराखंड में चुनाव आयोग के SIR के नाम पर एक ऐसा ड्रामा सामने आया है जिससे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाले चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की पोल खोल के रख दी है। आलम यह है कि जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी वोटर लिस्ट को दुरुस्त रखने की थी, उसने प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी तक को ही नोटिस थमा दिया है। राज्य भर में 24 लाख से ज्यादा नागरिकों को नोटिस भेजकर आम जनता में डर और असमंजस का माहौल पैदा कर दिया है। क्या है ये मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम को खुद उनके ही विभाग ने नाम में विसंगति का हवाला देकर नोटिस जारी किया है। जब राज्य के सबसे बड़े चुनाव अधिकारी का डेटा ही आयोग के सिस्टम में गलत दर्ज हो तो ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग आम नागरिकों के वोटों की सुरक्षा कैसे कर रहा होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। सिर्फ चुनाव अधिकारी ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता यशपाल आर्य, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और बीजेपी व कांग्रेस के आधा दर्जन विधायकों का नाम भी स्पेलिंग और पुराने पते जैसी मामूल टेक्निकल गड़बड़ियों के नाम पर नोटिस थमाए गए हैं। 24 लाख से ज्यादा मतदाताओं पर तलवार लटकी हुई है। राज्य में अचानक 24,30,000 नोटिस जारी किए हैं, जिनमें से 20 लाख से ज्यादा नोटिस लोगों के पते तक पहुंच चुके हैं। नाम, पते और स्पेलिंग की छोटी मोटी गलतियों के लिए इतनी बड़ी तादाद में नोटिस जारी करने से आम जनता में भारी खौफ का माहौल है। वहीं खुद को हाईटेक बताने वाला आयोग 2003 के पुराने रिकॉर्ड का हवाला देकर लाखों आम नागरिकों, बुजुर्गों और नौकरी पेशा लोगों को लाइन में खड़ा कर BLO के चक्कर काटने पर मजबूर कर रहा है। अधिकारी इसे रूटीन प्रक्रिया बताकर सफाई दे रहे हैं, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वो 24 लाख नाम जिन्हें संदिग्ध बताया जा रहा है वास्तव में संदिग्ध हैं या नहीं। परिसीमन बिल 2026 को लेकर दक्षिण भारत की राजनीति में एक बार फिर सियासी भूचाल आ गया है। तमिलनाडु में सत्ताधारी TVK सरकार और मुख्य विपक्षी दल DMK के बीच परिसीमन के साथ साथ कावेरी जल विवाद और मेकेदातु बांध के मुद्दे पर तीखी जुबानी जंग छिड़ गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए जाने वाले परिसीमन विधेयक पर तमिलनाडु की प्रमुख विपक्षी पार्टी DMK ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन
संगठन सचिव RS भारती ने साफ कहा कि जब तक संसद के पटल पर विधेयक का आधिकारिक मसौदा यानी ड्राफ्ट नहीं आ जाता तब तक समर्थन या विरोध का फैसला लेना जल्दबाजी होगी। भारती ने स्पष्ट किया कि डीएमके ने पहले इस बिल का विरोध किया था और केंद्र को कुछ सुझाव दिए थे। यदि नए बिल में उन सुझावों को जगह मिलती है तो पार्टी लाइन बाय लाइन इसका अध्ययन कर ही कोई फैसला करेगी। सीटों का विस्तार अप्रैल 2026 के विधायी प्रस्ताव के तहत 543 से बढ़ाकर लोकसभा की कुल 816 करने की योजना बनाई गई है। केंद्र का दावा है कि इस नए मॉडल में तमिलनाडु की सीटें 39 से बढ़कर 59 हो जाएंगी और राज्य की सदन में 7.2% हिस्सेदारी बरकरार रहेगी। इसके बावजूद दक्षिण भारत के राज्यों में डर बना हुआ है कि अगर आबादी के आधार पर परिसीमन होता है तो उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत कमजोर पड़ जाएगा। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने परिसीमन के असर पर चर्चा के लिए 8 अगस्त को चेन्नई के कलाईवानार अरंगम में राज्य के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की एक उच्च स्तरीय परामर्श बैठक बुलाई है। हालांकि डीएमके ने इस बैठक को लेकर सीएम विजय को आड़े हाथों लिया है। डीएमके नेता दुरेमुरुगन और RS भारती ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री विजय कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु बांध विवाद से ध्यान भटकाने के लिए परिसीमन का ड्रामा रच रहे हैं। डीएमके ने स्पष्ट शर्त रखी कि राज्य सरकार को परिसीमन पर चर्चा के साथ साथ तुरंत कावेरी और मेकेदातु बांध के गंभीर मुद्दे पर भी सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की मांग पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। सरकार ने हलफनामा दाखिल कर कहा है कि SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता। ये केवल OBC और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए है। तो क्या है ये मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाबी हलफनामे में रमाशंकर प्रजापति और अश्विनी उपाध्याय समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की उन PIL का कड़ा विरोध किया है जिनमें अमीर या संपन्न SC/ST परिवारों को आरक्षण के दायरे से बाहर करने और आय आधारित सब कोटा बनाने की मांग की गई थी। केंद्र ने कहा कि भारत में आरक्षण का आधार केवल आर्थिक स्थिति नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ापन है। SC समुदाय ने छुआछूत का ऐतिहासिक दंश झेला है जबकि ST समुदाय ने भौगोलिक अलगाव का सामना किया है। केवल आर्थिक तरक्की से सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक कलंक खत्म नहीं हो जाता। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 का हवाला देते हुए कहा कि SC और ST की सूचियों में बदलाव या संशोधन करने का अधिकार केवल और केवल देश की संसद के पास है। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि यदि SC/ST परिवार का कोई सदस्य पहले ही IAS IPS या वरिष्ठ संवैधानिक पद हासिल कर चुका है तो उनके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन केंद्र ने इन याचिकाओं को कानूनी रूप से गलत और खारिज करने योग्य बताते हुए कहा कि कल्याणकारी योजनाओं में पहले से यह सीमा लागू है लेकिन सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का मुख्य मकसद सामाजिक समानता और प्रतिनिधित्व हासिल करना है। तो इस तरह सरकार का स्टैंड काफी बदला हुआ नजर आ रहा है। ऐसी ही सटीक और फैक्ट चेक खबरों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करके इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा।